Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsin Munawwar, your biology teacher for MD-CAT session. आज के इस लेक्चर में हम टेस्ट नंबर 35 डिस्कस करेंगे जो कि यूएचएस का सिलेबस में बायोटेक्नोलॉजी से बनाया गया। तो टेस्ट के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, द ट्रांसजेनिक एनिमल आर दोज विच हैव अल्फा foreign DNA in some of its cells, beta foreign DNA in all of its cells, Charlie foreign RNA in some of its cells and delta foreign RNA in all of its cells. तो एक्चुअली ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन होते हैं? ऐसे इंडिविजुअल जिनमें फॉरेन डीएनए एक्सर्ट किया जाए। तो एक्चुअली जो फॉरेन डीएनए कंटेनिंग है, अब यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं अल्फा और बीटा, यानी कि इन दोनों में से एक राइट ऑप्शन है, फॉरेन डीएनए होना चाहिए। लेकिन जब सम सेल्स और ऑल सेल्स की बात करते हैं तो लाजमी ये याद रखिए, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल बनाने के लिए एम्ब्रियो स्टेज पर या जाइगोट स्टेज पर जो डीएनए है वो इंसर्ट किया जाता है, जिस वजह से तमाम सेल जो हैं वो उनके पास वो डीएनए मौजूद होता है। तो इसका मतलब हम इस गिवन ऑप्शन में से राइट कंसीडर करेंगे फॉरेन डीएनए इन ऑल ऑफ इट्स सेल्स। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 2, genetically engineered dash have been used to clean up environmental pollutants, increase fertility of the soil and kill insect pests. तो ऑप्शन है अल्फा बैक्टीरिया, बीटा प्लांट्स, चार्ली एनिमल्स एंड डेल्टा वायरस। तो हम जानते हैं कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि क्लीन अप करते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को। जैसे कोल जो है उसको सल्फर फ्री करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह से जो बायो लीचिंग के प्रोसेस में इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह से फिल्ट्रेशन ऑफ एयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मुख्तलिफ ऐसे पर्पस हैं। ऑयल स्पिल्स को जो है वो यूज करने के लिए या डिग्रेडेशन के लिए, बायोडिग्रेडेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो डिफरेंट ऐसे वेज थे जिसमें बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते थे। तो कॉमनली एनवायरमेंट पोल्यूटेंट्स को, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज करने के लिए या इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट या इंसेक्ट्स को किल करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। जबकि प्लांट्स जो हैं वो मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि मुख्तलिफ किस्म की एंटीबॉडीज हासिल करने के लिए पर्टिकुलरली, और कंटेमिनेशन फ्री एंटीबॉडीज हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से एनिमल्स को भी मुख्तलिफ जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं हासिल करने के लिए पर्टिकुलरली इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जीन फार्मिंग का आपने प्रोसेस पढ़ा था, उसमें गॉट को और एनिमल्स में से माइस को जो है वो इस्तेमाल किया गया था। गॉट और माइस की एग्जांपल जो है हमारी बुक में मेंशन की गई है। जबकि वायरसेस जो हैं वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड कहां इस्तेमाल किए जाते हैं? जीन थेरेपी के प्रोसेस में। जब हम एक्स वीवो जीन थेरेपी करते हैं तो उसमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो रेट्रोवायरसेस हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, जिनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड का नाम भी देते हैं। सो राइट ऑप्शन इसमें क्या होगा? अल्फा बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट्स लैक अ जीन दैट कोड्स फॉर ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर्स ऑफ डैश आयन। अल्फा ऑप्शन है सोडियम, बीटा कैल्शियम, चार्ली क्लोराइड एंड डेल्टा पोटाशियम। तो हम जानते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है जिसमें म्यूकस प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है, और क्लोराइड आयन के लिए जो ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर्स हैं उनके लिए जो जीन कोडिंग होता है वो डिफेक्टिव हो जाता है, जो कि जीन थेरेपी के जरिए उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जीन थेरेपी में इस बात को जो है वो मेंशन किया गया। सो राइट ऑप्शन इज द सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट लैक अ जीन दैट कोड्स फॉर ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर्स ऑफ क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? अल्फा RFLP DNA फिंगरप्रिंटिंग, बीटा DNA polymerase PCR, चार्ली जीन थेरेपी क्योर जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड डेल्टा DNA ligase जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हमें मिसमैच पेयर जो है वो चूज करना है। RFLPs जिनको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, जो हमने DNA सैंपल लिया था जब उसको ट्रीट करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस से, तो उससे RFLPs बनते हैं ड्यूरिंग फिंगरप्रिंटिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग, या इसी को DNA टेस्ट या DNA एनालिसिस का नाम दिया था। सो ये मैचिंग पेयर है। दूसरा देखें DNA पॉलीमरेज PCR। तो DNA पॉलीमरेज वाहिद वो एंजाइम है जिसको हम टैग पॉलीमरेज कहते हैं स्पेशली, जो कि PCR में यूज होता है, इसके अलावा कोई एंजाइम यूज नहीं होता। तो ये भी बात ठीक है। चार्ली जीन थेरेपी
टू क्योर द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये भी बात ठीक है, जीन थेरेपी में हम डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करते हैं नॉर्मल जीन के साथ, तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। सो दैट इज आल्सो अ राइट ऑप्शन। लेकिन जब डेल्टा ऑप्शन देखते हैं डीएनए लाइगेज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो हम सिर्फ सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोलेकुलर वेट या साइज। वहां पे लाइगेज का काम नहीं है। लाइगेज कहां पे यूज होते हैं? एक तो यूज होते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए में, जब टू डिफरेंट सोर्सेस के डीएनए को जोड़ा जाता है, या रेप्लिकेशन के दौरान जहां पे हम कहते हैं कि ओकाज़की फ्रेगमेंट को जोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए होता है लाइगेज। तो इसका मतलब डेल्टा जो है ये मिसमैच्ड है, यानी कि गिवन जो क्वेश्चन है उसके लिए हमने मिसमैच पेयर को चूज करना था। सो डेल्टा इज द mismatched pair. Question number 5, dash is preferable vehicle for biotechnology products? Alpha milk, beta blood, Charlie saliva and delta urine. तो एक्चुअली दो ऐसे व्हीकल जो यूज किए गए ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में, एक मिल्क को यूज किया गया और दूसरा यूरिन। जो पहला एक्सपेरिमेंट किया गया जो कि गॉट हर्ड्स पे था, उसमें हमने देखा कि मिल्क में अपने जो जीन का रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था उसको हासिल किया जाता था और आइसोलेट किया जाता था, लेकिन बाद में माइस पे जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए उसमें यूरिन के अंदर वो अपना जो जीन प्रोडक्ट है उसको हासिल किया गया और यूरिन प्रेफरेबल है। उसकी वजह क्या थी कि यूरिन जो है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और टिल डेथ उसकी प्रोडक्शन है। दूसरे नंबर पे ये मेल और फीमेल दोनों में प्रोड्यूस होता है और तीसरे नंबर पे इससे जो प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना है वो आसान है, जबकि बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मिल्क है तो उससे डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट है। दूसरे नंबर पे ये सिर्फ फीमेल से प्रोड्यूस होता है और तीसरे नंबर पे सिर्फ मैच्योरिटी पे जाके फीमेल जो है मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। सो प्रेफरेबल व्हीकल इज यूरिन। क्वेश्चन नंबर 6, DNA fragments generated by restriction endonucleases in a chemical reaction can be separated by alpha polymerase chain reaction, beta cloning, Charlie centrifugation and delta electrophoresis। तो DNA fragments जो कि जनरेट किए जाएंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, तो एक्चुअली अगर मैं इस बात को एक्सप्लेन करूं एज अ प्रोसेस तो क्या किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये डीएनए का सैंपल है, इस डीएनए के सैंपल को हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करते हैं। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेंगे, इस डीएनए के मॉलिक्यूल को कट करेंगे स्पेसिफिक सीक्वेंस से या स्पेसिफिक पोजीशन से। वो कौन सी पोजीशन होंगी? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। तो एक्चुअली वहां से कट करेंगे जिस वजह से ये डिफरेंट फ्रेगमेंट बनेंगे जिनको नाम दिया जाएगा RFLPs। जब RFLPs बने तो इसको हम लोड करेंगे इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एगरोज जेल पे लोड करेंगे। यहां पे वेल्स बनाए जाते हैं, इन वेल्स के अंदर हमने डीएनए को लोड किया। अब जिस वक्त हम डीएनए लोड करेंगे, यहां पे जो डीएनए के पीसेस हैं उनको लोड करने के बाद इसको नेगेटिव चार्ज इस तरफ दिया जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ बैटरी प्लेस की जाएगी और इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो ये डीएनए के मॉलिक्यूल हैं वो ट्रेवल करना शुरू कर देंगे पोरस स्ट्रक्चर में से और अल्टीमेटली यहां पे बैंड्स अपीयर होंगे। जब हम ऑटो रेडियोग्राम में इसको देखेंगे तो उसमें हम कहते हैं कि जो बैंड्स नजर आते हैं वो इस तरह से, अगर बैंड्स नजर आ रहे हैं तो लोअर साइड पे शॉर्टर बैंड्स आएंगे या शॉर्टर सेगमेंट होंगे और अपर साइड पे लॉन्गर सेगमेंट होंगे जिनकी लेंथ ज्यादा होगी क्योंकि मोलेकुलर वेट की बेस पे सेपरेशन होनी है। तो यहां पे हम कहेंगे शॉर्टर टू लॉन्गर बैंड जो है वो हमें अपीयर होंगे जो कि सेपरेट किस वजह से हो रहे हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गिवन बिलो इज अ एग्जांपल ऑफ अ पोर्शन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड giving the base sequence of opposite strand, what is so special shown in it। अगर मैं वो सैंपल दिखाऊं जो डीएनए का सेगमेंट दिया गया तो मैं यहां पे लिखता हूं वो सेगमेंट क्या है, GAATTC जो कि 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड है और लोअर साइड पे दिया गया जो कि CTTAAG ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऑपोजिट स्ट्रैंड है। अब इसमें वो कहता है स्पेशल क्या है। सबसे पहले अल्फा रेप्लिकेशन कंप्लीटेड, बीटा डिलीशन म्यूटेशन, चार्ली स्टार्ट कोडॉन एट 5 प्राइम एंड डेल्टा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स। तो
इसमें देखिए पहली ऑप्शन रेप्लिकेशन कंप्लीटेड, तो यहां पे हमें ऐसा कोई ऐसा जो है वो इसमें नजर नहीं आ रहा कि रेप्लिकेशन हुई है या नहीं हुई। ये एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है डीएनए के मॉलिक्यूल का। डिलीशन म्यूटेशन, तो डिलीशन भी हम अगर जो एक्चुअल स्ट्रैंड है उसके साथ कंपेयर करें तो हम डिलीशन, एडिशन या इन्वर्शन या ट्रांसलोकेशन जो है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्टार्ट कोडॉन एट 5 प्राइम एंड, तो 5 प्राइम पर GAA या GAA एज सच जो कोडॉन जो है वो हमेशा mRNA पर मौजूद होता है ना कि डीएनए पे, इसका मतलब ये भी बात ठीक नहीं है। और डेल्टा में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स, तो ये बात जो है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या थी, जिसमें हम कहते हैं कि अगर ऑपोजिट स्ट्रैंड में सिमेट्रिकल अरेंजमेंट आए, यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर रीड करें तो जो सीक्वेंस यहां पे मौजूद है वही इस पे भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम मौजूद हो। ये 4 या 6 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जो कि ऑपोजिट स्ट्रैंड पर सिमेट्रिकल रीड किया जा सकता है, जिसको हम नाम देते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस मौजूद क्यों होते हैं, ताकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस जो है यहां से डीएनए को कट कर सके। तो डीएनए को कट करने के लिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के दरमियान से या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की साइड से जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस हैं जो कट करते हैं, इसी वजह से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस ऑन द टाइप ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हाईली स्पेसिफिक होते हैं। तो ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है और हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किसका है, दैट इज फॉर इकोलाई, जिसका नाम है EcoR1। तो ये GAATTC EcoR1 का सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोन मैरो सेल्स आर प्रेफर्ड फॉर जीन थेरेपी ऑफ SCID बिकॉज अल्फा दे डिवाइड, बीटा दे आर विगरस, चार्ली दे आर डिफरेंशिएटेड एंड डेल्टा दे आर सिंपल। तो जीन थेरेपी के लिए बोन मैरो सेल्स को प्रेफर क्यों किया जाता है, जब SCID सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी जो सिंड्रोम है इसमें हम बोन सेल्स को प्रेफर करते हैं इस वजह से कि ये डिवीजन की कैपेबिलिटी रखते हैं। आपने जो एक वर्ड पढ़ा टोटीपोटेंट, और इसी तरह से कुछ सेल्स होते हैं प्लूरीपोटेंट जो कि पोटेंशियल रखते हैं डिवाइड करके और डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर बनाने के लिए या कोई एक पर्टिकुलर सेल लिनिएज बनाने के लिए। तो ये एक्चुअली सेल लिनिएज बनाने के लिए ये सेल्स होते हैं जिनको हम बोन मैरो सेल्स कहते हैं, और ये डिवाइड करने की कैपेसिटी रखते हैं। सो अल्फा विल बी द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, द प्लाज्मिड PBR322 has antibiotic resistant genes for alpha tetracycline and doxycycline, beta streptomycin and penicillin, charlie doxycycline and ampicillin, and delta ampicillin and tetracycline। तो एक्चुअली हमारे पास जो प्लाज्मिड, जब हम वेक्टर पढ़ते हैं तो उसमें प्लाज्मिड के बारे में बताया गया कि प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है। इसका नेचुरल फंक्शन बैक्टीरिया की बॉडी में क्या है, एक तो ये जीन्स रखता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और दूसरा इसका फंक्शन फर्टिलिटी के लिए है। तो एक्चुअली यहां पे जो PBR322 है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बताया गया, ये जीन बताया गया जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किस एंटीबायोटिक के लिए शो करता है, तो ये शो करता है एम्पिसिलिन एज वेल एज टेट्रासाइक्लिन। उसके मुकाबले में एक और जो जीन हमारी बुक में मेंशन किया गया है दैट इज PSC101, वो किसके लिए है, सिर्फ टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट है, और ये जो है ये टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों के लिए रेजिस्टेंट है। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 10, इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोब्स आर यूज्ड एज अल्फा वेक्टर्स, बीटा जेनेटिक मार्कर्स, चार्ली सीजर्स एंड डेल्टा नॉन कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। तो प्रोब्स जो हैं ये एक्चुअली सर्च करने के लिए इस्तेमाल होते हैं किस जगह पे, जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद डीएनए को ब्लॉटिंग किया जाता है और ब्लॉटिंग ऑन द मेम्ब्रेन करने के बाद डीनेचर जब हो गया तो उसके साथ अपना प्रोब उस पर स्प्रे किया जाता है ताकि वो रेडियो एक्टिव उसके साथ अटैच हो, कंप्लीमेंट्री, और ऑटो रेडियोग्राम में उसको ऑब्जर्व करना आसान हो जाए। तो एक्चुअली ये जो प्रोब हैं ये जेनेटिक मार्कर्स के तौर पर काम करते हैं जो कि उस डीएनए के साथ कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड के तौर पर काम करेंगे। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। वेक्टर्स जो हैं वो इसमें एज सच डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमें रिक्वायर्ड नहीं होते, सीजर्स भी रिक्वायर्ड नहीं होते, और नॉन कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड अगर बनेंगे तो वो कंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकेंगे या डीनेचर डीएनए के साथ जो है वो अटैच नहीं हो सकेंगे, इसलिए ये कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं। तो जो सीजर्स हैं और वेक्टर्स हैं ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं, एनालिसिस ऑफ डीएनए में इनका काम नहीं होता।
क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग पैरामीटर्स एक्सेप्ट अल्फा देयर लेंथ, बीटा देयर कंपोजिशन, चार्ली देयर मोलेकुलर वेट्स एंड डेल्टा देयर चार्जेस। तो देयर लेंथ पे अगर आप देखें तो एक्चुअली ये लेंथ की बुनियाद पर सेपरेट होते हैं, देयर कंपोजिशन, देयर मोलेकुलर वेट एंड देयर चार्जेस। अब जिस वक्त हम बात कर रहे हैं इसमें कि एक्सेप्ट जो राइट ऑप्शन है हमने वो चूज करना है जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जिसकी बुनियाद पर नहीं होता। तो कंपोजिशन ऐसी है जो कि जेनेटिक मटेरियल की एक्चुअली होती है, जो कि न्यूक्लियोटाइड किसी भी डीएनए के अंदर 4 तरह के होंगे, जिस वजह से कंपोजिशन मैटर नहीं करेगी, लेकिन लेंथ जो है वो मैटर करेगी और मोलेकुलर वेट भी मैटर करेगी। क्वेश्चन नंबर 12, human insulin is being commercially produced from a transgenic species of alpha Escherichia, beta Saccharomyces, Charlie Drosophila and delta Arabidopsis। तो ह्यूमन इंसुलिन जो प्रोड्यूस की जाती है कमर्शियली वो एक्चुअली ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से की जाती है, जो कि क्या है, एस्क्रिकिया कोलाई, जबकि सैक्रोमाइसिस जो है वो एक यीस्ट है जिसको ट्रांसजेनिक पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। ड्रोसोफिला जो है वो फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम है और अरेपिडोप्सिस जो है वो एक्चुअली एक साल्ट टॉलरेंट प्लांट जो है उसको कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर कॉल्ड सो बिकॉज दे रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ अल्फा बैक्टीरियम इन ग्रोथ मीडियम, चार्ली वायरसेस इन बैक्टीरिया एंड डेल्टा बैक्टीरिया इन फंजाई। तो यहां पे हमें क्या कहा गया कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर कॉल्ड सो बिकॉज दे रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ द वायरसेस। ये वायरस की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं जो कि बैक्टीरिया में एंटर होते हैं। बैक्टीरिया अपने डिफेंस के पर्पस के लिए इसको प्रोड्यूस करता है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा, चार्ली वायरसेस इन बैक्टीरिया। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर कॉल्ड सो बिकॉज दे रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ वायरस इन बैक्टीरिया। ये वायरल डीएनए को डिग्रेड कर देते हैं लेकिन बैक्टीरियल क्रोमोसोम के ऊपर इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 14, मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ सिंगल जीन इज प्रोड्यूस्ड बाय अल्फा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बीटा पीसीआर चेन रिएक्शन, चार्ली क्लोनिंग एंड डेल्टा जीन सीक्वेंसिंग। तो एक्चुअली जो मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ सिंगल जीन है वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के जरिए बनती है, जबकि क्लोनिंग का प्रोसेस जो है यहां पे जनरल टर्म दी गई। अगर मोलेकुलर क्लोनिंग कहा जाता या जीन क्लोनिंग कहा जाता तो शायद उसको भी हम ऑप्शन कंसीडर करते, लेकिन क्योंकि वो जनरल जो ऑप्शन है और उसके मुकाबले में स्पेसिफिक है पीसीआर, तो पीसीआर में मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ द जीन प्रोड्यूस की जा सकती हैं। यहां पे ये एक आर्टिफिशियल मशीन थर्मोसाइक्लर है जो कि आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ जीन्स प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एन एंटीबॉडी विच कैन डिलीवर रेडियो आइसोटोप टू ट्यूमर सेल इज मेड बाय ट्रांसजेनिक अल्फा व्हीट, बीटा टोमेटो, चार्ली कॉर्न एंड डेल्टा सोयाबीन। तो जो रेडियो एक्टिव एंटीबॉडी है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज किए जाते हैं टू ट्यूमर सेल्स, वो किससे हासिल होती है, कौन से, ऐसी एंटीबॉडी जो कि ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हो, लेकिन ऐसी एंटीबॉडी जो कि जेनिटल हर्ब्स को जो है वो डैमेज करने के लिए या ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल हो, वो कहां से हासिल होती है, सोयाबीन से। तो ये दो एग्जांपल हमारी बुक में है, यहां गिवन ऑप्शन में राइट ऑप्शन होगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 16, अ सीरीज ऑफ टेक्निक्स in which DNA fragments are linked to self-replicating forms of DNA to create recombinant DNA molecule called alpha gene therapy, beta PCR, Charlie DNA analysis and delta recombinant DNA technology। तो a series of technique in which DNA fragments are linked to self-replicating form of DNA, यानी कि जो डीएनए के साथ डीएनए को लिंक किया जाए, जो कि स्टिकी एंड्स और फ्लैंकिंग साइट्स के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं डीएनए को, तो वो एक्चुअली क्या कहलाता है, रिकम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए, और उस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यहां पे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन भी याद रखिए, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज या डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीशीज इस्तेमाल किया जाए, उसे हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए, और टेक्नोलॉजी कहलाती है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 17, द इंसर्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनटू ह्यूमन सेल फॉर द क्योर ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉल्ड अल्फा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बीटा जीन थेरेपी,
चार्ली जीन सीक्वेंसिंग एंड डेल्टा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो वो प्रोसेस जिसमें हम इंसर्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल करें टू क्योर अ जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि जो एक हेल्दी या नॉर्मल जीन है उसको इंसर्ट करने का जो प्रोसेस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? जीन थेरेपी। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ट्रांसजेनिक माइस हैव बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस अल्फा अ प्रोटीन रिच मिल्क, बीटा अ ग्रोथ हार्मोन, चार्ली प्रोटीन रिच मीट एंड डेल्टा एक्स्ट्रा हेयर। तो जब हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स पढ़ते हैं तो दो एग्जांपल हमारी बुक में दी गई हैं जिसमें कहा गया कि जो गॉड हर्ड था उसको यूज किया गया था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द पर्टिकुलर ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ मिल्क एक्सक्रीशन। लेकिन बाद में देखा गया कि मिल्क जो है वो प्रेफरेबल व्हीकल नहीं है, तो फिर माइस को इस्तेमाल किया गया और माइस को जो है वो यूज किया गया ताकि उसके यूरिन में ग्रोथ हार्मोन जो है उसको प्रोड्यूस कराया जा सके। हम जानते हैं गोट के केस में हम क्या प्रोड्यूस करते थे? एंटीथ्रोम्बिन 3 जो है वो उसके मिल्क में प्रोड्यूस कराया गया था एक्सपेरिमेंटली, जबकि माइस के यूरिन में जो है ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो कराई गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, लैम्डा फेज इज अ अल्फा बैक्टीरियल वायरस, बीटा वायरस, चार्ली प्रायोन एंड डेल्टा बैक्टीरियम। तो लैम्डा फेज जो है वो एक वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, जो कि एक बैक्टीरियल वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है और अपना डीएनए बैक्टीरिया में इंसर्ट कर सकता है। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 20, डैश आर आल्सो यूज्ड फॉर क्लींजिंग अप बीचेस, अल्फा ट्रांसजेनिक प्लांट्स, बीटा ट्रांसजेनिक एनिमल्स, चार्ली ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया एंड डेल्टा ट्रांसजेनिक वायरसेस। तो ट्रांसजेनिक वायरसेस जो है वो तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस कहा जाता है, एज सच हम ट्रांसजेनिक उसको कंसीडर नहीं करते, लेकिन ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया इनके डिफरेंट फंक्शन थे जिसमें जो क्लींजिंग अप बीचेस भी था, उसके साथ साथ ये पर्टिकुलरली बायोफिल्ट्रेशन या बायोडिग्रेडेशन का प्रोसेस भी करते थे। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। Question number 21, chimeric DNA is also known as alpha vector, beta molecular scissor, चार्ली प्लाज्मिड एंड डेल्टा रिकम्बिनेंट डीएनए। तो chimeric DNA रिकम्बिनेंट डीएनए का ही दूसरा नाम है जिसमें 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डीएनए मौजूद होते हैं, या डीएनए फ्रॉम 2 डिफरेंट स्पीशीज जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, डीएनए एनालिसिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ डैश बिटवीन इंडिविजुअल्स, अल्फा होमोलॉजी, बीटा एसएनपी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, चार्ली आरएफएलपीज जिनको हम कहते हैं जो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, एंड डेल्टा वीएनटीआर वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। तो डीएनए एनालिसिस में जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दैट इज एक्चुअली आरएफएलपीज। तो आरएफएलपीज जो हैं वो इंडिविजुअल में मौजूद होते हैं। ये आरएफएलपीज बनते क्यों हैं? एक्चुअली हम जानते हैं जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करेगा तो वो पर्टिकुलर पोजीशन पर मौजूदा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट करेगा। अब हर इंडिविजुअल में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की लोकेशन सेम नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लोकेशन सेम नहीं है तो अल्टीमेटली जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है वो डिफरेंट, मोर और लेस डिफरेंस पे मौजूद होंगे डिफरेंट इंडिविजुअल में, जिस वजह से आरएफएलपीज की लेंथ जो है वो भी डिफर कर जाएगी। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 23, which one of the enzyme is administered to the patient of severe combined immunodeficiency disease, यानी कि SCID के केस में कौन सा एंजाइम जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है? अल्फा आर्जिनेस, बीटा एडिनोसिन डी अमाइनेस, चार्ली बीटा ग्लैक्टोसाइडेस एंड डेल्टा लैक्टामेज। तो एडिनोसिन डी अमाइनेस एंजाइम को कोड करने के लिए जो जीन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें म्यूटेशन आ जाती है और इसकी वजह से हम जानते हैं मैच्योरेशन ऑफ बी सेल एंड टी सेल नहीं हो पाती और बॉडी में इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाती है या इम्यूनिटी की कमी हो जाती है। सो राइट ऑप्शन इज बीटा एडिनोसिन डी अमाइनेज। क्वेश्चन नंबर 24, द यूज ऑफ नेचुरल बायोलॉजिकल सिस्टम to produce a product or to achieve an end desired by human is called alpha recombinant DNA technology, beta molecular biology, चार्ली बायोटेक्नोलॉजी एंड डेल्टा बायोकेमिस्ट्री। तो जब हम यूज करें लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उनके प्रोसेस को या सिस्टम को, जिस वजह से हम कह रहे हैं यूज ऑफ नेचुरल बायोलॉजिकल सिस्टम टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और टू अचीव एन एंड डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय ह्यूमन इज कॉल्ड। तो अगर हम एक ऐसा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें
जो कि लिविंग सिस्टम हो उससे हम जीन या जीन प्रोडक्ट हासिल करें तो उसकी ब्रांच को नाम क्या दिया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, टू मेक अ रिकम्बिनेंट डीएनए वन ऑफन बिगिंस बाय सिलेक्टिंग अ अल्फा एंड एक्सप्रेशन सिस्टम, बीटा प्लाज्मिड, चार्ली बैक्टीरियोफेज एंड डेल्टा वेक्टर। तो एक्चुअली सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के 4 मेजर फीचर्स थे। सबसे पहला फीचर था आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट या हाउ टू गेट अ जीन ऑफ इंटरेस्ट। जब हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल कर लिया तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेक्टर चूज किया जाए जो कि हमारे उस डीएनए को या जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करेगा, मोलेकुलर कैरियर बनेगा और होस्ट बॉडी में जाके हमारे जीन की प्रोडक्ट जो है वो उसको बनाने के लिए एक्सप्रेशन सिस्टम में हेल्प करेगा। तो यहां पे मेक अ रिकम्बिनेंट डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए में 2 डिफरेंट सोर्सेज होने चाहिए, एक सोर्स वेक्टर का होना चाहिए और एक जीन ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। तो दोनों को जोड़ने के लिए वेक्टर यानी कि प्लाज्मिड का होना जरूरी है। अब यहां पे प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज दोनों ऑप्शंस हैं। तो बैक्टीरियोफेज जो कि लैम्डा फेज के तौर पर, यह भी एक वेक्टर के तौर पर चूज किया जाता है। तो इसका मतलब हम जनरल ऑप्शन की तरफ जाएंगे, दैट विल बी डेल्टा बाय सिलेक्टिंग अ वेक्टर। वो वेक्टर जो है वो प्लाज्मिड भी हो सकता है और बैक्टीरियोफेज भी हो सकता है। Question number 26, DNA fragments appear as dash with autoradiogram in DNA fingerprinting, alpha blue, beta red, charlie black and delta green। तो ये एक्चुअली ब्लैक बैंड्स की सूरत में, ये स्ट्रिप्स की सूरत में अपीयर होते हैं जब हम ऑटो रेडियोग्राम में देखते हैं। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 27, बैक्टीरियल सेल्स टेक अप रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड्स व्हेन दे आर ट्रीटेड विद अल्फा सोडियम हाइड्रोक्साइड, बीटा सोडियम क्लोराइड, चार्ली कैल्शियम क्लोराइड एंड डेल्टा कैल्शियम क्लोराइड। तो एक्चुअली बैक्टीरियल सेल जो है वो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है उसको टेकअप करते हैं जब उसको कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट किया जाए। अब जब कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट किया जाएगा तो उसमें सेल्फ हीलिंग पोर्स जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है या उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो मोर परमिएबल हो जाती है, जिस वजह से एंट्री जो है डीएनए की वो आसान हो जाती है। Question number 28, first restriction enzyme was isolated by alpha Carey B. Mullis, beta Hamilton O. Smith, Charlie Maxim Gilbert and delta J. Craig Venter। तो किसने पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किया था? तो 1970 में हैमिल्टन ओ स्मिथ जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किया था। कहां से? बैक्टीरिया से, और जो कि रिस्ट्रिक्ट करता था किसको? ग्रोथ ऑफ द वायरस को। और उसके बाद आज तक तकरीबन 400 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो आइसोलेट किए जा चुके हैं और उसमें से 20 ऐसे हैं जो मोर फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ओवर एंड ओवर अगेन विदाउट ट्रांसलेशन इन अल्फा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बीटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, चार्ली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डेल्टा जीन सीक्वेंसिंग। अब डीएनए रेप्लिकेशन तो हो लेकिन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ना हो, ये किस में होता है? पीसीआर में। ये एक मशीन है जो कि सिर्फ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होती है ओवर एंड ओवर अगेन, बट देयर इज नो ट्रांसलेशन। जबकि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन भी होती है, इसी वजह से प्रोडक्ट ऑफ द जीन बनती है। जबकि अब देखिए, अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और जीन सीक्वेंसिंग, इसके अंदर हम एज सच किसी किस्म की कोई जो रेप्लिकेशन है या ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन इसमें नहीं करते। जीन सीक्वेंसिंग में हम सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिटरमिन करते हैं और फिंगरप्रिंटिंग के केस में हम जो डिफरेंस है अमंग 2 डिफरेंट इंडिविजुअल या 3 डिफरेंट इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू जेनेटिक बेसिस उसको डिटरमिन करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए एनालिसिस या डीएनए टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, the primer used in PCR consists of alpha 20 base pairs, beta 10 base pairs, charlie 50 bases and delta 20 bases। तो पीसीआर के केस में जनरली जो प्राइमर यूज किया जाता है वो 20 बेसिस का होता है और वो हमेशा डीएनए न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है। जबकि जब हम रेप्लिकेशन में जो नेचुरल रेप्लिकेशन बायोलॉजिकल सिस्टम में या लिविंग सिस्टम में हो रही होती है उसमें प्राइमर की फॉर्मेशन जो है वो प्राइमेज एंजाइम की वजह से होती है, वो आरएनए इन नेचर होता है। तो हमें प्राइमर का भी डिफरेंस पता होना चाहिए पीसीआर और ये जो जनरल नेचुरल रेप्लिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 31,
dash used in PCR is analogous to dash used in replication. Alpha high temperature helicase, beta high temperature polymerase, Charlie low temperature helicase and delta tag polymerase ligase. तो यहां पे हाई टेम्परेचर यूज किया जाता है डीनेचुरेशन या अनकॉइलिंग ऑफ द डीएनए के लिए, और रेप्लिकेशन में हेलिकेज इस्तेमाल किया जाता है अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए के लिए. हम ये बात अपने लेक्चर में कर चुके हैं कि पीसीआर के केस में सिर्फ एक ही एंजाइम इस्तेमाल होता है और वो कौन सा है, टैग पॉलीमरेज, जिसको हम डीएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं, जिसका काम है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड करना. बाकी कोई एंजाइम इस्तेमाल नहीं होता. उसके मुकाबले में प्राइमर हम सिंथेसाइज्ड प्राइमर इस्तेमाल करते हैं और हेलिकेज की जगह पे हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर काइंड ऑफ द हीट प्रोवाइड करते हैं जो कि डीनेचुरेशन करती है. और लाइगेज की यहां जरूरत नहीं होती. क्यों? क्योंकि यहां पे ओकाज़की फ्रेगमेंट्स नहीं बन रहे. जहां रेप्लिकेशन में लाइगेज चाहिए था वो ओकाज़की फ्रेगमेंट को जोड़ने के लिए था लैगिंग स्ट्रैंड पे. तो पीसीआर में ऐसा ओकाज़की फ्रेगमेंट्स नहीं बनते और अल्टीमेटली लाइगेज भी रिक्वायर्ड नहीं होगा. Question number 32. Liposomes used for gene therapy of cystic fibrosis are coated with the alpha proteins, beta carbohydrates, Charlie nucleic acid and delta lipids. जो लाइपोसोम है used for gene therapy of cystic fibrosis are coated with nucleic acid. वो पर्टिकुलर जीन जो रिक्वायर्ड होता है उसको हम कोट करते हैं ताकि जब उसको इनहेल किया जाए तो वो हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के सेल्स हैं, खासतौर पर एपिथेलियल सेल्स हैं, उनमें उसको जो है वो इनटेक किया जा सके. सो राइट ऑप्शन इज चार्ली न्यूक्लिक एसिड. क्वेश्चन नंबर 33. An enzyme that cleaves a DNA duplex molecule at a particular base sequence, usually within or near a palindromic sequence called alpha DNA ligase, beta primase, Charlie restriction endonuclease and delta tag polymerase. तो ऐसा जो एंजाइम है जो कि डीएनए डुप्लेक्स को क्लीव करे एट अ पर्टिकुलर बेस सीक्वेंस, यूजुअली विद इन और नियर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. तो ये पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के अंदर से और नियर से जो उसको किल करेगा वो कौन सा है एंजाइम, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज. अब ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हैं, हम बार बार पहले भी इस बात को कर चुके हैं, ये बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होते हैं और नेचुरली वायरस के अगेंस्ट थे, लेकिन ह्यूमन ने इसको बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट में रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया. क्वेश्चन नंबर 34. अ टीम ऑफ जापानीज साइंटिस्ट आर अटेम्प्टिंग टू इंक्रीज द C4 साइकिल इनटू द अल्फा सनफ्लावर, बीटा रोज, चार्ली सोयाबीन एंड डेल्टा राइस. तो ये एक्चुअली जो क्रॉप्स थी जो कि हमें अनाज देने के लिए इस्तेमाल होती हैं, गंदम, चावल और इस तरह के जो थे, उनमें स्टार्च की प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए C4 सिंथेसिस जो है उसके लिए ये काम किया जा रहा था, और पर्टिकुलरली राइस पर जापानीज साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट थे. आप ये भी जानते हैं कि राइस के केस में उन्होंने जो दो मॉडिफिकेशन करने की कोशिश की थी वो कौन कौन सी थी. एक तो C3 प्लांट्स को C4 में कन्वर्ट करना ताकि मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो सके, और दूसरे नंबर पे पोल ऑफ स्टोमेटा को उन्होंने चेंज करने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो अल्ट्रेशन इन पोर होगी तो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक की जा सकेगी, लेकिन रिमूवल ऑफ वाटर जो है ट्रांसपायरेशन के जरिए वो मिनिमाइज करने की उनकी ख्वाहिश थी, जिस वजह से ये एक्सपेरिमेंट जो है वो अटेम्प्ट किए गए ताकि ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए जा सके. क्वेश्चन नंबर 35. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज रिलेटेड विद जेनेटिक इंजीनियरिंग? अल्फा माइटोकॉन्ड्रिया, बीटा गोल्जी बॉडीज, चार्ली प्लाज्मिड्स एंड डेल्टा लाइसोसोम्स. तो एक्चुअली जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए जो ऑर्गेनल इस्तेमाल होता है वो बैक्टीरियल है, और बैक्टीरिया में हम जानते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं होते, यानी कि इस बेसिक कॉन्सेप्ट की बेस पर ही हम माइटोकॉन्ड्रिया, जो गोल्जी बॉडीज और लाइसोसोम, ये तीनों मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल हैं, इनको रिमूव कर सकते हैं. लेकिन प्लाज्मिड ऐसा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है टू मेक अ या रिलेटेड विद द जेनेटिक इंजीनियरिंग. प्लाज्मिड के नेचुरल फंक्शंस क्या है ये भी हम जानते हैं. ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है, और दूसरे नंबर पर इसका जो एक और बड़ा फंक्शन है, दैट कंटेन द जीन्स विच आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट. क्वेश्चन नंबर 36. प्लांट्स आर बीइंग इंजीनियर्ड टू प्रोड्यूस ह्यूमन हार्मोन्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड एंटीबॉडीज इन देयर अल्फा फ्लावर्स, बीटा रूट्स, चार्ली स्टेम्स एंड डेल्टा सीड्स. तो प्लांट्स को जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया जाता है उसके किस पार्ट में हमारे ये जो ह्यूमन के लिए प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, तो वो सीड्स में नॉर्मली प्रोड्यूस होते हैं. सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा.
Question number 37. Plants that utilize the dash cycle avoid the inefficiency of carboxylase by using a different means of capturing carbon dioxide. अब कार्बोक्सिलेज जो है, रुबिस्को एंजाइम का जो कार्बोक्सिलेज एंड है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करता है. इसकी जो फंक्शन क्या है, यूटिलाइज क्या करता है, अल्फा C2, बीटा C3, चार्ली C4 एंड डेल्टा C5. तो एक्चुअली C4 प्लांट की जो C4 साइकिल था दैट वाज रिस्पॉन्सिबल टू अवॉइड द इनएफिशिएंसी ऑफ कार्बोक्सिलेज बाय यूजिंग द डिफरेंट मेथड ऑफ कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड. क्योंकि C3 प्लांट में 3 कार्बन के मॉलिक्यूल फिक्स होते थे, लेकिन C4 में 4 मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं. एफिशिएंसी ऑफ द कार्बोक्सिलेज इंक्रीज हो जाती है. सो राइट ऑप्शन इज चार्ली. क्वेश्चन नंबर 38 देखिए. द फेज कॉमनली यूज्ड एज अ वेक्टर in genetic engineering is alpha gamma phase, beta T2 phase, charlie T4 phase and delta lambda phase. तो जो वेक्टर के तौर पर बायोटेक्नोलॉजी में रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के दौरान 2 वेक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं. एक बैक्टीरियल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है, और दूसरे नंबर पर जो वायरस है, बैक्टीरियल वायरस है, जिसको लैम्डा फेज का नाम दिया जाता है, दैट विल बी यूज्ड इन द genetic engineering. So right option is delta. Question number 39. Radioactive probes used in DNA fingerprinting have dash arrangement of bases to original DNA. Alpha complementary, beta reverse, charlie same and delta inverse. अब देखिए जो रेडियो एक्टिव प्रॉब है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल कब करना है, जिस वक्त ब्लॉटिंग हो गई, ब्लॉटिंग के बाद डीनेचुरेशन हो गई, डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड बन गया. अब फॉर एग्जांपल अगर डीएनए का मॉलिक्यूल सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये डीएनए का मॉलिक्यूल है जो सिंगल स्ट्रैंडेड है, डीनेचर्ड है, तो इसके ऊपर अगर हम प्रॉब अटैच करना चाह रहे हैं तो वो प्रॉब इसके साथ वही बाइंड करेगा जो कि इसके साथ कंप्लीमेंट्री है. तो ये प्रॉब जब अटैच करना है तो दैट शुड बी कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस, ताकि इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सके डीनेचर्ड डीएनए के साथ. तो इसको नाम देंगे कंप्लीमेंट्री. जो कि अगर एडेनिन है डीनेचर्ड डीएनए पे तो उसके ऊपर थायमिन हो, गवानिन है तो साइटोसिन हो, अगर साइटोसिन है तो गवानिन हो. तो इस तरह से अल्टरनेट बेस पेयर के हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो आपस में बन सके. सो राइट ऑप्शन इज अल्फा कंप्लीमेंट्री. क्वेश्चन नंबर 40. DNA fingerprint is actually a alpha photograph, beta autoradiograph, charlie autoradiograph and delta diagram. तो DNA fingerprint actually ऑटोरेडियोग्राम है. तो जो ऑटोरेडियोग्राफ और ग्राम एक्चुअली डिफरेंस क्या है कि एक मशीन जो इस्तेमाल की जाती है वो ऑटोरेडियोग्राम कहलाती है, और वो ग्राफ या वो पेपर जिसके ऊपर हम ये प्रिंट हासिल करेंगे वो कहलाएगा ऑटोरेडियोग्राफ. सो राइट ऑप्शन इज ऑटोरेडियोग्राफ. क्वेश्चन नंबर 41. Dash is the first heat stable component used in PCR. Alpha tag primase, beta tag helicase, charlie tag polymerase and delta tag SSBP, जिसको सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं. तो हम ये जानते हैं कोई और एंजाइम इस्तेमाल नहीं किया जाता सिवाय पोलीमरेज के, और ये भी पोलीमरेज टैग पोलीमरेज क्यों कहलाता है, बिकॉज दैट इज अचीव्ड या ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ हीट इनसेंसिटिव बैक्टीरिया जो कि कहलाता है थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया. और वो कौन सा है, दैट इज थर्मस एक्वेटिकस. तो उसका थर्मस का टी और एक्वेटिकस ए जो है वो क्यू जो है वो इस्तेमाल किया जाता है. तो इस वजह से टैग पोलीमरेज उसका नाम बनता है. सो राइट ऑप्शन इज चार्ली. क्वेश्चन नंबर 42. डैश टेस्ट इज अ पावरफुल टूल of DNA forensic science. Alpha blood, beta urine, charlie RNA and delta DNA. तो कौन सा पावरफुल टूल है, that is the powerful tool of forensic science, that is DNA test. जब भी हम forensic science में किसी भी किस्म की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करना हो, डायग्नोसिस ऑफ वायरल इंफेक्शन करना हो, उसके साथ साथ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करना हो, तो हम फोरेंसिक साइंस के अंदर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में खास तौर पर डीएनए को या डीएनए एनालिसिस को एक पावरफुल टूल कंसीडर करते हैं. सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 43. देयर आर डैश मेन मेथड्स फॉर जीन थेरेपी. अल्फा 2, बीटा 3, चार्ली 4 एंड डेल्टा 5.
तो जीन थेरेपी के लिए दो मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, एक को इन विट्रो और दूसरे को इन वीवो का नाम दिया जाता है, यानी कि इनसाइड द ह्यूमन बॉडी और आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी जो है जो काम किया जाएगा उसको इन वीवो और इन विट्रो का नाम दिया जाएगा। इसी तरह से इन विट्रो को एक्स वीवो का नाम भी दिया जाता है। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 44, in SCID retroviruses are used to insert normal gene into dash cells during the gene therapy, alpha bone marrow, beta lungs, Charlie cardiac and delta kidney। तो SCID के केस में जो रेट्रोवायरसेस हैं वो जीन को इंसर्ट कहां पे करते हैं, इन द बोन मैरो सेल्स, क्योंकि ये एक इन विट्रो या एक्स वीवो जीन थेरेपी है। तो इसमें बोन मैरो के सेल जो हैं वो बॉडी से बाहर निकाल लिए जाते हैं, उनमें उनको इन्फेक्ट कराया जाता है रेट्रोवायरस से, जो कि अपना नॉर्मल जीन जो है उसमें इंप्लांट करता है और फिर उस नॉर्मल जीन कंटेनिंग बोन मैरो सेल को दोबारा से बॉडी में इंप्लांट कर दिया जाता है। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। Question number 45, another advantage of meristem culture is that unlike other parts of plant meristem is alpha virus free, beta bacteria free, Charlie easy to grow and delta easy to handle। तो अब ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये हमें टिश्यू कल्चर टेक्निक्स ऑफ प्लांट्स से कहा गया। ये टॉपिक डायरेक्टली हमारे यूएचएस के कंटेंट में शामिल नहीं है, लेकिन मार्जिनल एरियाज को कवर करने के लिए आप इस टॉपिक की भी रीडिंग करते हैं, ताकि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो हम उसको जो है वो सॉल्व कर सकें। तो जो अनदर एडवांटेज ऑफ मेरिस्टम कल्चर है, डिफरेंट टाइप के कल्चर होते हैं, एंथर कल्चर होता है, मेरिस्टम कल्चर है, माइक्रो प्रोपेगेशन है, तो मुख्तलिफ मेथड जो इस्तेमाल किए जाते हैं। जो मेरिस्टमेटिक की एडवांटेज है वो क्या है कि ये वायरस फ्री एरिया होता है, हाईली कैपेबल टू डिवीजन सेल जो है वो मेरिस्टमेटिक सेल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, पीसीआर टेक्निक इज यूज्ड फॉर अल्फा प्रोटीन सिंथेसिस, बीटा हार्मोन सिंथेसिस, चार्ली डीएनए एम्प्लीफिकेशन एंड डेल्टा डीएनए सेपरेशन। तो जो अल्फा ऑप्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, ये तो ट्रांसलेशन की एक्टिविटी है जो कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए की जा सकेगी, पीसीआर से नहीं होगी। बीटा हार्मोन सिंथेसिस, ये भी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जीन प्रोडक्ट के तौर पर हासिल की जा सकती है। चार्ली डीएनए एम्प्लीफिकेशन, सो राइट ऑप्शन इज डीएनए एम्प्लीफिकेशन। पीसीआर का काम जो है वो आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ जीन बनाना है, यानी कि जीन एम्प्लीफिकेशन है। उसके मुकाबले में डीएनए सेपरेशन देखें तो ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कौन करता है, जो कि आरएफएलपीज होते हैं, वो सेपरेट किया जाता है एनालिसिस ऑफ डीएनए के दौरान जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो सेपरेशन ऑफ सेगमेंट या फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इज डन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। Question number 47, use of transgenic farm animals to produce pharmaceuticals is called alpha gene farming, beta gene farming। अब फार्मिंग एक PHAR है, वो फार्मास्यूटिकल के लिए, और फार्मिंग जो है जो हम फार्म बनाते हैं ताकि हर्ड जो है वो प्रोड्यूस किए जा सके, चार्ली ट्रांसजेनिक फार्मिंग एंड डेल्टा ट्रांसजेनिक फार्मिंग। तो ये हमें यहाँ पे फार्मास्यूटिकल के लिए हम कहते हैं कि फार्मिंग जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है PHARM, ये फार्मास्यूटिकल के लिए है, और जब हम FARM कहते हैं तो ये फार्म होते हैं जिनमें हम एनिमल्स जो है उनके हर्ड्स को ग्रो करते हैं। तो ये वाला जो फार्म है ये फार्मास्यूटिकल के लिए कंसिडर किया जाएगा। सो राइट ऑप्शन इज जीन फार्मिंग, अल्फा विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस क्लीव द डैश ऑफ डुप्लेक्स डीएनए, अल्फा नाइट्रोजनस बेस, बीटा फास्फोपेंटोज शुगर, चार्ली फास्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड डेल्टा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सीक्वेंस है, तो इनके दरमियान फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है उनको तोड़ेगा, तो G और A के दरमियान फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना होता है। इस वजह से जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं वो डबल स्ट्रैंडेड कट लगाते हैं, और एक्चुअली इसकी वजह से फ्लैंकिंग एंड और स्टिकी एंड की फॉर्मेशन होती है, जो कि फिर से दोबारा रिकम्बिनेंट डीएनए बनते वक्त अटैच हो सकते हैं। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 49, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर यूज्ड फॉर इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस, बीटा यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, चार्ली प्रेजेंट इन मेमेलियन सेल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए एंड डेल्टा सिंथेसाइज्ड बाय वायरसेस। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस यूज्ड इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस, तो ये गलत है। डीएनए सिंथेसिस इन विट्रो कहां पे की जाती है, पीसीआर में। दूसरे नंबर पे यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो ये बात ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस को जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है ताकि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट करने के लिए यूज हो सके। चार्ली ऑप्शन देखें,
प्रेजेंट इन मेमेलियन सेल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए। तो ये मेमेलियन सेल में नहीं होते, बैक्टीरियल सेल में होते हैं वायरल डीएनए को डिग्रेड करने के लिए। और डेल्टा ऑप्शन में सिंथेसाइज्ड बाय वायरसेस, तो ये सिंथेसाइज्ड होते हैं, नेचुरली अकरिंग होते हैं बैक्टीरिया में, और अगेंस्ट यूज होते हैं किसके, वायरस के। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 50, जेनेटिक इंजीनियरिंग में एनहांस द एबिलिटी ऑफ डैश टू एक्सट्रैक्ट कॉपर, यूरेनियम एंड गोल्ड फ्रॉम लो ग्रेड सोर्सेज। तो अल्फा ऑप्शन है प्लांट्स, बीटा बैक्टीरिया, चार्ली फंजाई एंड डेल्टा वायरसेस। तो बायोलीचिंग के प्रोसेस में जो माइनिंग इंडस्ट्री में जो मुख्तलिफ किस्म के मेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए लो ग्रेड सोर्सेज से जो इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज एक्चुअली बैक्टीरिया। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। यहां तक आज के टेस्ट की डिस्कशन कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।